लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। चर्चा नहीं चल रही, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था उसमें। बेसिकली मतलब यही है कि इतने सालों तक मुसलमानों के वोट के ऊपर कौन चुन के आता है, तो कांग्रेस चुन के आती, राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनकर आती है। जब एमआईएम नहीं थी तो हम भी कांग्रेस को ही वोट डालते थे उसमें। जब आप वोट लेते हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उस समाज के साथ इंसाफ करेंगे। अगर आप 15 साल सत्ता के अंदर बैठे रहे, 15 साल सत्ता के अंदर बैठने के बाद अगर मुसलमानों के रिजर्वेशन, देखिए जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था, हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि मराठाओं को, मैंने खुद ने विधानसभा के अंदर खड़े रह के ये कहा था कि मराठाओं के अंदर जो तबका जिसको ज़रूरत है सहारे की, उसको मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के बारे में कौन बात करेगा? आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि मुख्यमंत्री साहब ने गठ नेताओं की मीटिंग कॉल किए थे। उसमें पूरे कांग्रेस, राष्ट्रवादी के, सेना के, भाजपा के पूरे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। और उस मीटिंग के अंदर है तो मुसलमानों के, धनगरों के और मराठाओं के बारे में चर्चा करने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। मैं भी उस मीटिंग के अंदर था। जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के नेता थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज के रिजर्वेशन के बारे में कहा। जब मेरे बोलने का मौका आया तो मैंने कहा कि साहब, इस सदन के अंदर यहाँ पर धनगर अगर नहीं है तो धनगरों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, मुसलमानों के बारे में बात नहीं करेगा। तो मैंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो बड़े दिग्गज नेता जो बैठे थे उनको ये कहा कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कम अज़ कम मेरा चेहरा देख के आप झूठा ही सही, लेकिन आप कम अज़ कम मुसलमानों का भी जिक्र करते। आप झूठा ही सही धनगरों के बारे में है तो आप बात करते। जब मराठाओं को रिजर्वेशन देना था, 12:30 बजे मुख्यमंत्री साहब विधानसभा के अंदर आए और कहा कि हम 1 घंटे के अंदर अभी हम बिल लेकर आएंगे और 1 घंटे के अंदर हम उसको पास करेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया गया। उस 1 घंटे के अंदर वो आए और 2 मिनट के अंदर वो बिल पास कर लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों के अंदर भी जो 52 जमातें हैं, जो मतलब बहुत पिछड़े हैं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो पिछड़ी जमातें हैं, भाई इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, हमें भी जो गरीब है, जो जिनको एक सहारे की ज़रूरत है, उनके बारे में कौन कहेगा? हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब उस मीटिंग के अंदर किसी ने है तो जिक्र भी नहीं किया मुसलमानों के बारे में। थोड़ी देर के बाद जब हम बाहर निकले और मीडिया के सामने वहाँ पर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे, आज एक मीटिंग झाली मुख्यमंत्री साहेब आणि आम्ही मराठा, मुस्लिम आणि धनगरांच्या बाबतीत आज खूप सरकारला आम्ही हे धारेवर झाले। मैं म्हटलं, मी होतो ना ती मीटिंगमध्ये, तुम्ही एकदा नहीं सांगितलं, एकदा नहीं। मतलब अंदर कुछ और कहना, बाहर कुछ और कहना। अब मुसलमान जाएगा कहाँ पे? हाँ, देखिए सरकारें, वो सरकारें जो हमारा वोट लेकर सत्ता में बैठी रही 15 साल, उन्होंने पूछा नहीं। शिवसेना, भाजपा ने साफ कह दिया कि हमको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो अब हम जाएंगे कहाँ? तो हमने अदालत के पास गए और अदालत में जाकर हमने अदालत को ये बताए कि ये कमीशंस है। आपने मराठाओं को रिजर्वेशन दिया तो किस बुनियाद के ऊपर दिया? आपने गायकवाड़ कमीशन की बुनियाद के ऊपर दिया, आपने राणे कमीशन की रिपोर्ट्स देखी, आपने इससे पहले के बापट कमीशन का देखा, नहीं देखा, एक्सेप्ट किया, नहीं किया। लेकिन मुसलमानों के जो कमीशंस थे, चाहे वो सच्चर कमीशन कौन से पीरियड में आया? 2006, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कौन से साल में आया? 2007 में, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। 2011 के अंदर महाराष्ट्र ही सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के माइनॉरिटी कमीशन ने एक स्टडी कंडक्ट करवाया। सरकार ने बोली कि मुसलमानों की हालत क्या है करके। उसके बाद फिर 2012 के अंदर महमूदुर रहमान स्टडी ग्रुप तैयार। चारों कमीशंस ने एक ही सुर के अंदर एक ही बात बोली कि मुसलमान बहुत पिछड़ा है और उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए करके। लेकिन कोई उसकी तरफ देख रहा नहीं। आप कमीशंस बना रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है तो आप उसको फेंक डाल रहे हैं। फिर आप कमीशंस बना के आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? अगर आप चाहते, सत्ता के अंदर बैठे हुए थे, आप भी 1 घंटे के अंदर बिल लेके आके पास कर सकते थे, आपके पास हुकूमत थी, लेकिन आप नहीं। और अब जब सरकार चले गई तो आप ऐसी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जिनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सताने के लिए आए हुई है। इसके अंदर मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को किस तरह से परेशान किया जाए। तो अब हम जाएंगे किसके पास? तो हम अदालत के पास गए। अगर हमारा पिटीशन स्ट्रांग रहेगा तो अदालत एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो फेंक देगा। भाई मेरे को अगर कोर्ट में अगर जाना था तो मुझे कंपैरेटिव स्टडी देना था, मेरी मजबूरी थी। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि मुझे मराठाओं के रिजर्वेशन से ये नहीं, लेकिन मुझे कोर्ट को ये बताना था कि जब मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया तो ये क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर दिया गया और हमें इसी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
आपने इनके कमीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, हमारे कमीशंस को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं। देखिए अभी फ़िलहाल जो है जो 10% रिजर्वेशन दिया है, और जैसा बाड़ा साहब ने बताया है, हम उसके ऊपर रीथिंक कर रहे हैं अभी कि क्या ये होना चाहिए करके। और हमने कहीं मराठा समाज के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ हमने भी बात की है, चर्चा की है, उन्होंने साथ दिए है, हमारे को भी साथ दिए है। उन्होंने खुद ने कहा है कि हाँ आपकी मांग है तो जायज़ मांग है करके। हम ये नहीं करना चाहेंगे कि हम मराठा समाज का निकाल के हमारे को, देखो कुछ मीडिया वालों ने ऐसा बताया था कि इनका निकाल के हमारे को जो, नहीं, वैसा नहीं है। मुसलमानों के साथ 70 सालों से नाइंसाफ़ी हो रही है एक 5% रिजर्वेशन के ताल्लुक से, लेकिन अब ये जो 10% आया है उसके बारे में हम एक बार फिर से उसके ऊपर बीजेपी सत्तेवर आली तेव्हापासून अशी चर्चा आहे की संविधान बदलण्यात जाईल, यावर आपलं मत काय? ते त्यांनी तर जाहीरच केलेलं आहे RSS वाल्यांनी की 2022 पर्यंत हे आम्ही संविधान बदलणार आहोत, म्हणून तर 2019ला आम्ही त्यांना डिफीट करण्यासाठीचा प्रयत्न चाललेला आहे। अम्बेडकर साहब के पैनल के बाद बहुजन वंचित आघाड़ी वजूद में आई और आप लोग इनके साथ आए। अभी तक देखा गया है कि अम्बेडकर साहब के लोगों ने गैदरिंग की, उन्होंने बुलाई। MIM कब अपने तौर पे गैदरिंग करी थी? और भाई अब हम ये अलग अलग नहीं है, ये आप है तो उस चश्मे से देख रहे हैं कि हमने पहली सभा के अंदर देखिए हमने पहली कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हाल ही में हो गए हैं, तो उस समय असद साहब यहाँ पर डेरा डालकर बैठे थे, और अब इतने एक्टिविटीज हो रहे हैं इससे वंचित के, तो एक भी दफा वो यहाँ पर नहीं आए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली सभा के अंदर जबिंदा लॉन्स के अंदर असद साहब ने घोषणा कर दिए थे कि हमारा जो समझौता हुआ है, हम बाड़ा साहब अम्बेडकर जी को अपना बड़ा भाई माने हैं। असद साहब ने बोले हैं ये हमारे बड़े भाई, इनका आदेश। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये बाड़ा साहब के वंचित आघाड़ी के है तो 40 सभाएं हो रही है, 30 सभाएं हो रही है, हर एक के अंदर बाड़ा साहब ने खुद ने हमको आदेश दिया है कि ये सभाओं के अंदर हम चाहेंगे कि असद साहब ने साथ में रहना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि दिसंबर के महीने के अंदर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप बोलेंगे कि नहीं सेशन छोड़ के आ जाओ, ट्रिपल तलाक के मुद्दे को कुछ भी हो जाने दीजिएगा उसमें, लेकिन ये सभाएं करना। तो ऐसा है कि जहाँ पर असद साहब नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चले जाए करके, लेकिन ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि असद साहब नहीं आ रहे, ये मनगढ़ंत कहानी है, और वो उस कहानी का एक हिस्सा है जो चाह रहे हैं कि ये अलग अलग ये है करके। अब हमारे को बाड़ा साहब का जो आदेश, बड़े भाई साहब छोटे भाई का टाइम एडजस्ट करके भी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं ना सर? ऐसा नहीं है। देखिए प्रायोरिटी, देखिए ऐसा है कि कौन से ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं ये जॉइंट प्रोग्राम्स है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं है, लेकिन कौन से प्रोग्राम में कौन आएगा कोई नहीं आएगा ये पहले तय हो चुका है। इसलिए जो अफवाहें फैला रहे हैं वो भी हमारी पब्लिसिटी है, वो भी हमारी एक पब्लिसिटी है। आज उस पब्लिसिटी का अंत हो जाएगा। नाशिकच्या नंतर छोटा भाऊ अनेक ठिकाणी गैरहजर आहे म्हणून नाही असे म्हणून म्हटलं ना की कुठे बोलवायचं कुठे न बोलवायचं हे आमचं ठरल्यामुळे। अदर स्टेट में क्यों नहीं अप्रोच किया जाएगा? ऐसा किया तो पॉजिटिव वे में पार्टी आगे बढ़ेगी ना, बजाय दूसरे कम्युनल फोर्सेस को फायदा पहुंचने। सब उसकी शुरुआत तेलंगाना से, पड़ोस राज्य महाराष्ट्र में आए हैं ना, वही देखेंगे, वही देख रहे हैं। जैसा बाड़ा साहब ने बताया है कि ये जो लाखों की भीड़ आ रही है, मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की जो भीड़ आ रही है वो इस बात का संकेत है कि ये पहली मर्तबा कोई गठबंधन के अंदर, आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को ओपन चैलेंज है आपको, इवन नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाए तो उनके लिए भी गाड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि पब्लिक को जमा करने के लिए। ये वाहिद एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना है कि जहाँ पर लोग घंटों, आप अंदाज़ा लगाइए, नासिक की सभा भी दोपहर के वक्त में थी, घंटों धूप के अंदर क्यों ना सही, लेकिन घंटों लोग बैठ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, अपना पैसा खर्चा करके आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि एक बदलाव होने वाला है करके, और हम भी यहाँ पर मतलब यही कोशिश करते हैं। लिस्ट आने के बाद इस पर चर्चा करेंगे, लिस्ट आने के बाद उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अब मैं जो गुलदस्ते में है उसको खुला नहीं करना चाह रहा।
ऐसा तो नहीं होगा कि मेहमान वादा चला जाएगा वापस? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि वंचित आघाड़ी के आप जो जिम्मेदार है, मेजबान है और एमआईएम मेहमान है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मेहमान वापस अपने घर चला जाए? मेहमान यहीं का है ना। चला जाए ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, मेहमान यहीं का है ना। सोच है, ये आपकी सोच है। कंडीशन ऐसी है नहीं, मेहमान जो है महाराष्ट्र का ही है ना। सर कितने सीट लड़ाने वाली सर वंचित आघाड़ी लोकसभा? अगर समझौता नहीं होगा तो 48 के 48। समझौता कहाँ तक है? कॉफी तो बहुत बात कहाँ तक है? अब तो कॉफ़ी के बाद उसका जो कागज़ आना चाहिए वो कागज़ नहीं बाहर निकल रहा ना। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता हूँ। आपके साथ रहेगी तो वो हम नहीं सोचेंगे। सब एमआईएम ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हमको इनके साथ जाना है या हमारे को साथ दे दीजिएगा, हमारे को ये कर दीजिएगा करके। आज हम अपनी ताकत बना रहे हैं, और अगर हम कुछ भी नहीं है तो आप क्यों हमारे बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं? आप बोलना ना कि एमआईएम का तो कोई वजूद ही नहीं है, रहने दो, इसके अंदर पड़े रहेंगे करके। कांग्रेस को 12 साल की फिक्र है, उनके लिए कहाँ से? मैंने इसलिए कहा ना कि जो गुलदस्ता है वो आइन वक्त पे हम लोग खोल देंगे। आप क्यों उसकी ये कर रहे हो? 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 30% वोटिंग परसेंट की बुनियाद पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चुनकर आती है, 70% वोट पे डिवाइडेशन होता है। तो आपको नहीं लगता कि फिर से वंचित आघाड़ी हो, कांग्रेस महाआघाड़ी हो, तो ये डिवाइडेशन का फायदा कब बीजेपी को जाए? नहीं, मैंने अभी जो कहा कि भैया हम डिवाइड दोनों को कर रहे हैं। 12% धनगरों का वोट है वो वहाँ से निकल गया बीजेपी से, आरएसएस से। यहाँ मुस्लिम जो है वो मुस्लिम शिफ्ट हो रहा है और हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको। नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क के अंदर ऐसा लगता है कि दो ही पार्टियों ने ठेका लेके रखा है कि सरकार के अंदर या तो भाजपा बैठेंगी और भाजपा नहीं तो कांग्रेस बैठेंगी। लेकिन तेलंगाना के अंदर पूरी भाजपा ने ताकत लगा डाली, पूरी कांग्रेस ने ताकत लगा दी, लेकिन जब एक थर्ड अल्टरनेटिव खड़ा रहा तो पूरी जनता ने उस थर्ड अल्टरनेटिव को एक क्लीन स्वीप किया, टीआरएस ने, एमआईएम ने मिलकर उसमें। तो यहाँ पर भी ये लोगों की सोच है कि नहीं भाई, हाँ, ये वोट का बंटवारा होगा, उसके अंदर बंटवारा कुछ नहीं होगा, पूरा इधर ही आने वाला है। तेलंगाना के अंदर तो ऑलरेडी हो गया है ना। ना वो वहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। हाँ, तो हम वंचित आघाड़ी तेलंगाना में है ही नहीं कुछ। हाँ, ये महाराष्ट्र तक ही सीमित है। ये महाराष्ट्र तक ही सीमित है। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, धीरे धीरे चलेंगे उसके अंदर, जहाँ जाएंगे कब्जा करते हुए जाएंगे। कांग्रेस के स्टेटमेंट में आपको लेकर बहुत सहानुभूति दिखाई जा रही है कि बार-बार कहा जा रहा है कि हम जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब को पार्लियामेंट में, मैंने आपको उसका मैंने आपसे ये कहा कि उनसे पूछिए। मी चांगला दिसतो म्हणून। दिल्ली उत्तर प्रदेश से कोई संपर्क कर रहा है आपसे? आपके पैटर्न को लेकर कोई संपर्क कर रहा है? ना मैं यहीं बैठा हूँ और मैं क्या ना दिल्ली गया ना यूपी गया हूँ। उधर से कोई संपर्क कर रहा है क्या कि आपने ये प्रयोग लाया? नहीं, मुझे कोई नहीं, कोई संपर्क नहीं। ते फार महान विद्वान माणसं आहेत, त्या फार महान विद्वान माणसावरती नो कॉमेंट केलेले बरे। हाँ, जिथनं 10% रिझर्वेशन आलेलं आहे तिकडनं हे म्हणजे अँटी इन्कम्बन्सीचं वोट हे वाढलेलं आहे। याचं कारण की याच सरकारने दाखवलं आहे की त्यांच्याकडे बँकरप्सी ऑफ थॉट आहेत। या राज्य कसं करावं हे आम्हाला माहीत नाही, किंवा इथल्या असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किंवा बेरोजगारांना समावेश करून घ्यावं याचं नाही आहे। त्याच्यामुळे तो सेक्टर फार मोठा वाढला असं माझ्या निदर्शनास आले। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।